एज और मिनार्क का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो है मोटापा से। और जल्दी मिनार्क, मानिए आप 14 साल के कंपैरिजन में यदि आप 11 साल की भी आप बात कर लें, तो ये जो जल्दी जिसको मिनार्क हो रहा है, भले ही उसको नॉर्मल रेंज में हो रहा है, पर जिसको जल्दी मिनार्क होना, वो आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। हमें और हमको मेरे को लगता है कि स्कूल में हम 11वीं पास भी हो गए होंगे, शायद मेडिकल कॉलेज में भी गए होंगे, तब तक भी नहीं पता था कि मेरे मम्मी और पापा के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप था जिससे हम पैदा हुए। नमस्कार, फिर से आज का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बातों बातों की इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं लड़कियों की, और लड़कियां यही नाम रखा है हमने क्योंकि दुनिया की आधी आबादी जो है लड़कियों की है। डॉक्टर गीता, लड़कियां क्या होती हैं? मतलब कब छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं तो लड़कियां भी लड़कों की तरह पलती हैं, लड़के भी लड़कियों की तरह पलते हैं, एक जैसे पलते हैं, दोनों एक जैसे खेलते हैं, सब कुछ एक जैसा ही होता है। कब लड़की जो है सो अलग होने लगती है? मतलब कि आप समझ रही हैं मेरा सवाल? हाँ, बिल्कुल। टीन एज का जो होता है, हाँ। क्या होता है, कैसे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं? बिल्कुल संजय, मैंने तुमको पिछले एपिसोड में कहा था कि ओवरीज में 20 मिलियन अंडे रहते हैं, पैदा होते तक वो 4 मिलियन के लगभग बच जाते हैं, और पूरा जो रिप्रोडक्टिव या जो जिस समय महिला बच्चे दे सकती है उसमें 400 से 500 अंडे यूज़ होते हैं। ये जो अंडे जब हम मतलब मैं लड़कियां सारे बच्चियां पैदा होते हैं तो ये एक साइलेंट फेज में रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, जिसकी हम पिछले 2 एपिसोड से बात कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है ये एक्सिस धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है या स्टिमुलेट होने लग जाता है। तो जब ये स्टिमुलेट होने लग जाता है तो इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें से एक ग्रोथ हार्मोन भी है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है ग्रोथ स्पर्ट स्टार्ट होता है, मतलब हाइट गेन होने लगता है। हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि ग्रोथ स्पर्ट, प्यूबर्टी, थैलार्की, मिनार्की, यानी कि सबसे पहले ग्रो होने लगती है हाइट, उसके बाद प्यूबार्की यानी कि जो प्यूबार्की, थैलार्की, मिनार्की, ये तीनों जो हैं ये सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, तो आपने बताया कि मतलब जो प्यूबार्की जो है, हाँ, उसको आप डिस्क्राइब करना चाह रही थी कि मतलब हाँ, तो ये जो प्यूबार्की है, प्यूबार्की का मतलब जो हेयर ग्रोथ होता है हमारे गुप्तांग और जांघ में, उसको हम बोलते हैं बाल आने शुरू होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यूबार्की। वो तो लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है। तो पहले हाइट स्पर्ट शुरू हो गया, फिर बाल आना शुरू हो गया। ये आप थोड़ा बताते जाएंगे कि ये किस एज से आने शुरू होते हैं? हाँ, इस पे मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। तो फिर ये बाल आना शुरू हो गए, फिर बाल आने के बाद थोड़े दिनों बाद थैलार्की शुरू होता है। थैलार्की मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अच्छा। ये ब्रेस्ट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, तो 5 स्टेजेस मोटा मोटी हम गिन के चलते हैं। ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और यही ब्रेस्ट डेवलपमेंट जब कंप्लीट होने को आता है तब आता है आखिरी मिनार्की, दैट इज आपका माहवारी शुरू होना। अब माहवारी जैसे ही शुरू होती है तो ये ऑफिशियली माहवारी आने के साथ साथ ये जो आपका ग्रोथ स्पर्ट है ये खत्म। नहीं, ये जो मतलब जो ग्रोथ है वो लड़का और लड़की में एक समान होता है? दोनों में, उसमें भी होता है ना। 3 एज में जो बदलाव होते हैं शरीर में, उसमें बच्चे में, लड़के में भी होता है, लड़कों के शरीर में बदलाव की चर्चा नहीं होती, लड़कियों की चर्चा होती है। ये हम लड़कियों की चर्चा कर रहे हैं, एक एपिसोड में हम लड़कों की चर्चा, अच्छा, लड़कों की भी कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप समझे कि मैंने क्या कहा कि पहले हाइट ग्रो होगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद बाल आने लगेंगे, आपके बगल में भी बाल आने लगेंगे, फिर उसके बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा, और आखिरी में आपको माहवारी शुरू होएगा, जिसको हम बोलते हैं लड़कियां रजस्वला हो गई। तो ये जो है, ये जैसे ही रजस्वला होते हैं तो उसके साइंटिफिकली उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है।
अच्छा, साइंस के हिसाब से जो हमारे बोन्स हैं, बड़े वाले बोन्स हैं, वो बढ़ना बंद हो जाते हैं और हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। किस एज तक ये हो सकता है? अब ये जैसी पीरियड आएगा बंद हो जाएगा। अब संजय, ऐसा तो मैंने किताबों में पढ़ा था, तो मेरी बेटियों को जब पीरियड्स आया तो मुझे लगा अरे बाप रे, ये बहुत लंबी नहीं हो, मेरे जैसे नाटी रह गई और पीरियड्स आ गया। पर लेटर ऑन मैंने ये रियलाइज किया कि उनकी थोड़ी हाइट बढ़ती रही और अब मेरी दोनों बेटियां लंबी हैं, एक 5'6" और एक 5'5" ऐसे तक पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, पर शायद थोड़ा मोड़ा स्लो मोशन में थोड़ी 1-2 इंच बढ़ जाती होगी। आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जब भी कोई बात कहे तो उसमें मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच तो रहेगा इसमें। हाँ, तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मेरी बेटियों की हाइट बड़ी है, 2-3 इंच बढ़ी है। 2-3 इंच बहुत होते हैं। हाँ, तो बड़ी है। आप इसके साथ ये मतलब बहनों को ये बताना चाहती हैं कि जिनकी बेटियों के डिप्रेस नहीं हूँ, डिप्रेस नहीं हूँ, रजस्वला हो गई हैं, हाँ, तो और हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट जो मैक्सिमम हाइट ग्रोथ है ना, वो रजस्वला होने के पहले हो जाए। 2-3 इंच बाद में बढ़ सकते हैं। 2-3 इंच का स्कोप रह सकता है। 2-3 इंच ही तो मारामारी है सारी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब क्योंकि किताबों में तो हम यही पढ़ते हैं कि लीनियर ग्रोथ बंद हो जाती, लीनियर ग्रोथ बंद हो जाती, पर मेरी बेटियां तो लंबी हुई और आप देखोगे तो वो काफ़ी लंबी हो गई उसके बाद। तो ये जो पिट्यूटरी और ये जो एक्सिस का जो एक्टिवेशन है, ये अलग अलग एज में शुरू होता है। पर जितनी भी आप ये लिटरेचर देखोगे, जो वैज्ञानिक शोध होते हैं उसमें देखोगे, तो एवरेज एज, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, ये 12 से 16 के बीच में होता है। मुद्दे की बात ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि अमेरिका, जो मतलब उन्नत देश हो गए हैं, उन उन्नत देशों में हर डिकेड में ये उम्र घटती चली जा रही है। ठीक है, तो ये उम्र एक रेंज, मतलब अमेरिका में एक डिकेड में 1 से 5 महीने उम्र घट जाती है। मतलब अगर 1960 में 14 साल में एवरेज एज था, तो 1970 आते आते वो 13, 13.5 हो गया, इस तरह से घट रही। मुद्दे की बात यह है कि कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे यहाँ पे ये उम्र घटने की जो गति है और भी ज़्यादा है। अच्छा, मतलब और तेजी से हम लोग हमारा एज घटा। इसका वजह ये हो सकता है, ये हमारे देश के सभी नेताओं और सभी देशवासियों की भी कमाल होगी कि इन जनरल जो है ना, हमारी न्यूट्रिशन शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में उतना स्कोप नहीं था, ऑलरेडी विकसित थे। हमारे देश में बहुत सारा स्कोप है, हमारे खान पान, रहन सहन, तभी तो हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम हुआ। हाँ, मतलब ये सब इम्प्रूव होने का जो है ना, बहुत सारा है ना, हाँ, डेवलपिंग है। तो हमारे पास बहुत सारा स्कोप है, तो शायद इसलिए हमारी एज बहुत जल्दी घट रही है। तब भी भारत देश में 13.5 से 14 साल एवरेज एज है आज के समय में रजस्वला। एक रेंज पकड़ के चलें कि 11 से लेके 16 तक। ये चेंजेस रजस्वला हुई तो वो एक पॉइंट है। चेंजेस तो उसके 2, 3, 4 साल पहले तक से शुरू हो गया था, जब हाइट बढ़ा, जब बाल आए, जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये 2-3 डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन कि उसकी हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसी है, इस पे कई परिस्थितियों में ये जो हाइट स्पर्ट है ये बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, 10 से भी पहले। और जब ये 8 साल से पहले शुरू हो जाती तो इसको हम प्री मैच्योर मेनार्क मानते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर प्री मैच्योर मेनार्क का एक अगर आप माने तो ये देखा गया है कि जो बच्चियों को प्री मैच्योर मेनार्क होता है ना, उनका हाइट दूसरे बच्चे जिनके नॉर्मल एज में मेनार्क हुआ है उनसे कम होती है। परंतु जो भी सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपको बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ।
एज और मिनार्क का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो है मोटापा से। अच्छा, आप समझ रहे? जो बच्चा जितना मोटा मोटी होती है या हेल्दियर साइड में होती है उसको जल्दी और मिनार्क होने की संभावना होती है। और जल्दी मिनार्क, मानिए आप 14 साल के कंपैरिजन में यदि आप 11 साल की भी आप बात कर लें तो ये जो जल्दी जिसको मिनार्क हो रहा है, भले ही उसको नॉर्मल रेंज में हो रहा है, पर जिसको जल्दी मिनार्क होना वो आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है। ब्लड जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, ये इन बच्चों में ज़्यादा होता है। और जो बच्चे छोटे से गोलू पोलू मोटे रहे, बेबी कितना स्वीट है मेरा बच्चा हेल्दी, वो बिल्कुल मत करिए, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मोटापा बीमारी मात्र 40 साल में नहीं है, मोटापा बीमारी 2 महीने में भी है, 2 साल में भी है, 7 साल में भी है और 10 साल में भी है। मोटापा हर जगह बीमारी है। और ये जो मोटे होते हैं ना, ये अर्ली मिनार्क को प्रीडिस्पोज रहते हैं। और ये पूरे लाइफ लॉन्ग पीसीओडी, इसके बारे में अपन एक बिल्कुल अलग एपिसोड करेंगे। ये बिल्कुल याद रखिए पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी में, क्योंकि आए दिन बच्चों की क्वेरीज आती हैं पीसीओडी को लेके। तो ये बच्चे पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं। और ये एक चीज़ तो हो गया मोटापा, एक चीज़ ये भी स्टडीज़ में आई है, 2 चीज़। एक फ्रक्टोज की बहुत ज़्यादा इनटेक। फ्रक्टोज मतलब ये जितने भी ड्रिंक्स रहते हैं ना, फ्रूट मतलब क्या, फ्रूट जूस पी रहे हैं, डब्बे वाली फ्रूट जूस पी रहे हैं, ये जो मतलब जो पैक्ड डब्बे आते हैं, पैक्ड डब्बे की पी रहे हैं, कोका कोला। फ्रक्टोज का मतलब अगर मान लीजिए कि रियल जूस पिए, रियल मतलब जो संतरे का जूस निकाल कर पिए तो वो भी अच्छा नहीं है। वो भी अच्छा नहीं है, नहीं देखिए वो तो अच्छा है, परंतु जितना रिफाइन होता जाता है वो दिक्कतदायी हो जाती है। और जो हमारे और जो हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन है ना, उसका एक हिस्सा हमारे अतड़ियों में भी आता है। और ये जो फाइबर होता है उसको वापस शरीर के अंदर जाने से रोकता है। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम फ्रूट खाते हैं तो हम उसके साथ फाइबर्स भी खाते हैं। मतलब मिक्सी का काम पेट को करने देना चाहिए। बच्चों के लिए काम पेट को करने देना। एक तो काम भी हुआ, डाइजेस्ट करना भी एक काम हुआ, वो भी काम हुआ एक तरह का। एक तरह का वो भी एक एक्सरसाइज हुआ। और दूसरा वो जो फाइबर है वो ईस्ट्रोजन को दोबारा शरीर में रीएब्जॉर्प्शन, जिसको कहते हैं, ईस्ट्रोजन रीएब्जॉर्प्शन को रोकती है। और एक होते हैं EDCs, ये होता है एंडोक्रीन डिसरप्टर केमिकल्स, EDC। ये वर्ड आपको याद रखना है। अब दूध में देखिए एक तो बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, और मैं समझती हूँ कि सारे माँ बिल्कुल लाड़ में ये सोचते हैं कि बच्चों को स्किम्ड मिल्क, तो मतलब हमारे आपके 40-50 साल की उम्र के लिए बच्चों को तो मलाई वाला। मुझे भी बहुत पसंद है, मलाई वाला भी पसंद है। पसंद तो मुझे कि मैं तो रोटी पे ही मलाई लगा के थोड़ा सा शक्कर डाल के खा लूं, दूध गर्म करके और फ्रिज में रख देता हूँ ठंडा करके, और मलाई ब्रेड पर रख के खाना। मैं भी नहीं, देखो संजय, नहीं संजय, सभी लोग समझ ले, वंस इन अ वाइल कोई चीज नुकसान नहीं करती। अगर आप 10 दिन में एक बार मलाई खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप फुल क्रीम मिल्क 1 ग्लास बच्चे को नाश्ते में स्कूल जाने से पहले दे रहे, जैसे ही घर घुसा तब दे रहे, ये शाम को दे रहे, फिर रात में सोते समय दे रहे। तो जो लड़कियां दूध ज़्यादा पीती हैं, ये मेरा एक ऐसा मानना है कि ये EDCs जो एंडोक्रीन डिसरप्टर फैक्टर्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, ये उनमें होता होगा। क्योंकि ना
अब ये स्टडीज़ ने पूर्णतः प्रमाणित कर दिया है कि ये जो एंडोक्रीन डिसरप्टर केमिकल्स होते हैं ये सारे प्रिजर्वेटिव्स में होते हैं, सारे पेस्टिसाइड्स में होते हैं, सारे फर्टिलाइजर्स में होते हैं, प्लास्टिक्स में होते हैं, प्लास्टिसाइड्स में होते हैं। मतलब आप जिस भी इनफैक्ट ये जो तुम्हारा खूबसूरत दीवार में कि जो पेंट है इसमें भी ईडीसीज हैं। आप वो कई चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि फलानी पेंट में हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। कुछ कंपनियां एडवर्टाइजमेंट, ये केमिकल्स हैं ईडीसीज, एंडोक्रीन डिसरप्टर केमिकल्स। इससे क्या होता है? ये केमिकल्स जो हैं ये ईस्ट्रोजन जो है, महिला अपन ने देख लिया कि ओवरी से ईस्ट्रोजन आता है और उसी से सब कुछ होता है। ये जो ईडीसीज होती हैं इनकी ईस्ट्रोजन लाइक एक्टिविटी होती है, ये ईस्ट्रोजन के जैसे काम करती है, तो इनके वजह से प्रीमेच्योर मेनार्की हो सकती है। ये किस एज में होना सबसे अच्छा होता है? अच्छा और बुरा तो कुछ नहीं है, परंतु फिर वही कहा, आपने डर जताया ना कि कम एज में हो जाए अगर तो बहुत एक लॉन्ग सारी टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप सामाजिक तौर पे देखें तो अब जितने भी लिटरेचर है उसने ये जितनी भी स्टडीज़ हैं, जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए, उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि जिन बच्चों को जल्दी माहवारी हो जाती है उनमें रिस्की बिहेवियर और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए दोनों को। रिस्की बिहेवियर और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर। हाँ, क्या चीज़ है ये देखिए, जब आदमी फिजिकली मैच्योर हो रहा है तो उसको मेंटली भी मैच्योर होना पड़ेगा, ठीक? तो ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं ये समानांतर चलती रहती हैं। जैसे मेरा ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा दिमाग सोचने समझने के लिए एक सिस्टम बना रहा है, एक तरीके से अपने आप को परिपक्व कर रहा है। लेकिन ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। 2 साल 3 साल आपने, मम्मी ने कुछ कहा, दीदी ने कुछ कहा, स्कूल में कुछ बातें हुई, दोस्तों से कुछ बातें सुनी, कुछ टीवी में देखा, कुछ नेट में देखा, उस सारा इन्फॉर्मेशन को खुद ही प्रोसेस किया, उसका एक बनाया, एक इमोशनल और एक इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आई। परंतु ना जो बच्चों को जल्दी पीरियड आ जाता उनमें ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी नहीं आ पाती है, आप समझ रहे? और उनमें इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी नहीं आती, पर वो फिजिकल चेंजेस के वजह से उनके अंदर जो जिज्ञासा है वो तो बढ़ जाती है। जिज्ञासा में एक सेक्स के प्रति जिज्ञासा बड़ा नॉर्मल फिनोमेनन है, चाहे लड़कों में चाहे लड़कियों में। मानिए एक 14 इयर्स की लड़की है, उसके मन में एक सेक्स के प्रति अगर जिज्ञासा आ रहा है तो वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन पिछले 3, 4, 5 सालों में कलेक्ट कर चुकी है, और वो उसके प्रति, वो जिसको बोलते हैं अडेप्टिव बिहेवियर भी एक हो गया, उसने अपने चेंजेस को अडेप्ट भी कर लिया। लेकिन एक 9 साल 10 साल 11 साल की बच्ची उतनी मैच्योर नहीं हो पाई, तो उसका रिस्की बिहेवियर बढ़ जाता। अरे वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, चलो मैं भी पी के देखूं तो जरा ये क्या होता है। आप समझ रहे? और वो शराब पी रहे हैं, बड़ा मजा आता है, शराब पी के डांस कर रहे हैं, हम भी देख लें कैसा मजा आता है। ये लड़कियों में होता है, ये हर किसी में होता है, आप में भी हुआ और मुझ में भी हुआ। ऐसा नहीं कि तुम में नहीं हुआ संजय, और ऐसा नहीं कि मुझ में नहीं हुआ, मुझको भी हुआ, तुमको भी हुआ। परंतु उसको उस उत्साह को, उस करने की, इस चीज में इंडल्ज करने की जो हमारी तीव्र इच्छा है, उसको हमने अपने अंदर ही किसी तरह से प्रोसेस किया। हमने कहा नहीं, ये उम्र अच्छी नहीं है, इस समय तो मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे मम्मी पापा
मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा तुमने भी सोचा होगा। पर ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये इस तरह से ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर, इस अंदर से उठ रही इस उबाल को कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, इस इच्छा को दबा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन नहीं परिपक्व हुआ, तो वो रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं। आपने रिस्की सेक्स भी कहा था। और रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, क्योंकि देखिए वो दिखने लग गए एडल्ट के जैसे, उनके पास ब्रेस्ट हो गए और वो हार्मोन्स की वजह से वो तैयार भी होने लग गए, लिपस्टिक भी लगाने लग गए, ठीक है, बाल भी खोलने लग गए। मुझे याद है कि नॉर्मल 8-9 साल के बच्चे नहीं करते हैं, पर जो मैच्योर हो जाते हैं वो करने लग गए। वो अब सेक्सुअलिटी, सेक्स, ये सब की बातें करने लग गए, तो वो इजी प्रे या शिकार बन जाते हैं मेल्स जो कि खड़े हुए हैं उन ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। मैं बिल्कुल समझ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सिंपल लहजे में 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब आपके लिए ही पूछ रहा हूँ सवाल ये कि लड़कियों को किस उम्र में सेक्स की फीलिंग पहली बार आती है? ये तो जैसे ही इनकी ये जो ईस्ट्रोजन शरीर में खुटुर करने लगती है ना, लड़की चाहे लड़का, लड़के में जैसे ही एंड्रोजन आया, लड़कों को थोड़ा विलंब से होता है, थोड़ा लेट, मतलब जैसे कि मुझे लगता है कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो लड़कियां अच्छी लगती थी, लेकिन सेक्स वाली फीलिंग नहीं आती थी कभी भी, मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। और बल्कि हम लोगों को भी नहीं पता था संजय, तो लड़कियां, हम लोगों को भी नहीं पता था, लड़कियों को भी नहीं पता होता है। नहीं, हम वो एक हम ऐसे समय, हमें भी नहीं पता था भाई, किस एज तक नहीं पता होता है? मैं पता, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किस एज तक उनको इच्छा नहीं होती। नहीं, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो जेनेटिक एनवायरनमेंट यानी आपका आनुवांशिक कारक, और एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी वातावरणीय कारक। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। मैं ना वैसे बताऊं, सबके लिए बताऊं कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ और बड़े मुश्किल से लुढ़क के हिंदी पास तो करी। बहुत माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया है आपकी हिंदी बड़े मुश्किल से पास करी, और हम बंगालियों की मतलब एक खासियत होती है कि हम कुछ भी कर लें, हिंदी नहीं सीख सकते। परंतु मैंने ठान लिया कि मुझे अगर आप लोगों से बात करनी है तो मुझे हिंदी सीखनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने हिंदी सीखा कि मैं आपसे हिंदी में चर्चा कर सकूं। तो एक होते हैं आनुवांशिक कारक और एक होते हैं वातावरणीय कारक। तो आनुवांशिक कारक तो वो है कि जेनेटिक्स, भाई मेरे मम्मी को कितने उम्र में महीना आया, फिर मैंने कहा कि हर डिकेड में उम्र घटती चली जा रही है, ये जीन्स में कुछ हद तक और कुछ हद तक वातावरण में परिवर्तन से हो रहा है। पर ये जो एनवायरमेंटल कारक हैं या वातावरणीय कारक हैं, ये आप समझ लीजिए कि इस समय बिल्कुल अग्रेसिव मोड में चल रहा है अभी आज की डेट में हमें और आपको, हमको मेरे को लगता है कि स्कूल में हम 11वीं पास भी हो गए होंगे, शायद मेडिकल कॉलेज में भी गए होंगे, तब तक भी नहीं पता था कि मेरे मम्मी और पापा के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप था जिससे हम पैदा हुए। एटमॉस्फेयर, माहौल, एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट तो हमें पता ही नहीं था। तो हमारे बीच अंदर की जो ईस्ट्रोजन थी ना, उसकी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ईस्ट्रोजन तो जिस दिन से वो बढ़ने लगते हैं उस दिन से आपके शरीर में खुटुर करने लगते हैं। ये कीड़ा कब काटते कब ये सांप बन जाए ना, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फिर भी किस एज में? नहीं, इसका कोई डिफाइंड एज नहीं है। आपने बॉबी फिल्म देखी है? हाँ, देखी तो है, पर बॉबी का जो गाना है कि अक्सर कोई लड़की किसी हाल में 16वें साल में जो कहती है, अब 16वां साल जो है वो ऐसा बनाया गया है कि हम लोग, मैं मान के चल रही हूँ कि बाय द एज ऑफ 14 जब मिनारकी शुरू हो रहा है, या शायद उसके, देखिए मिनारकी शुरू होने से पहले एक लड़की को शायद ये एहसास नहीं होता है कि वो एडल्ट हो रही है, मैच्योर हो रही है सेक्सुअली। जैसे मिनार्क हो जाता है या रजस्वला हो जाती है तो उसको ये एहसास होने लगता है कि मैं अब सेक्सुअली मैच्योर हो, तो शायद उसके अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है कि मुझे ये लड़का अच्छा लगता है।
वैसे मुझे ना स्कूल की बातें मैं याद करूं तो मैं कॉन्वेंट में थी, एलोयशियस बाजू में था। मैं तो बचपन से लेके मेडिकल कॉलेज तक मुझे कभी लड़कियों के साथ खेलने में मज़ा नहीं आया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अट्रैक्शन था, मुझे मज़ा ही नहीं आया। मुझे पतंग उड़ाने में मज़ा आया, गिल्ली डंडा चलाने में मज़ा आया, खेलने में मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया। ये एक अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। पर शायद 10th में मुझे लगता है आते आते तक एक हमारे वो हम लोग शक्तिमान में चढ़ के घर जाया करते थे, तो वो एलोयशियस के लड़के खड़े रहते थे और वो ना कुछ लड़कियों को देखते रहते थे और वो ना मुझे नहीं देखते थे। तो मुझे आज भी उनसे बहुत मतलब शिकायत है। लड़के पसंद करते हैं लड़कियों को जो लड़कियों जैसी होती हैं, जो मतलब लड़कियों की तरह बिहेव करती हैं, और लड़कियां पसंद करती हैं। संजय, तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, ये जो ब्रांडिंग है बहने, ब्रांडिंग नहीं है, ये ब्रांडिंग है। क्यों ये ब्रांडिंग क्यों नहीं देखा होगा लड़कों ने? उनको पूछा, बुलाकर पूछो। नहीं, शायद दूसरी वाली अच्छी होंगी ज्यादा। नहीं, ये तो मैं कह रहा बहन, उसलिए ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा आपके लिए कि मतलब मैं थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। पर जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जब मैं बड़ा हुआ, स्पेशली टीनेज में जा रहा था, तो लड़कियां दिखने में तो अच्छी लगने लगी थी, उनके प्रति एक आकर्षण तो पैदा हो रहा था। वही मैंने कहा और आकर्षण हमें भी लड़के अच्छे लगते थे, वो लड़के हमें नहीं देखते थे ना। देखिए, मैं तो अपने आकर्षण का बताता हूँ आपको। एक बहुत बड़ी शिकायत हो सकती है इस पर कि मुझे लगता था कि मेरी माँ सबसे सुंदर महिला है दुनिया में, तो मेरा आकर्षण में मेरी माँ थी। मेरे आकर्षण में मुझे मदर से बहुत अट्रैक्टेड था मैं, और मैं अपने घर में बोलता था कि मैं शादी करूँगा तो माँ से करूँगा। आप सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट है, कितना अल्टीमेट लेवल ऑफ मैं समझती हूँ ये प्रेम, डिवोशन जो भी था, बहुत छोटा था। मतलब नहीं, तो माँ मेरी क्या बोलती थी कि हंसती थी बहुत, और बोलती थी कि मैं तुम्हारे लिए ना एकदम परी जैसी लड़की लाऊंगी, बहुत सुंदर राजकुमारी लाऊंगी। लाए तो हो। वो तो माँ चली गई थी तो मैं लाया ढूंढ करके। लेकिन खैर वो एक अलग फीलिंग है। लड़कियां जो हैं सो एक एज में लड़कों की तरफ आकर्षित होती है, ये मूल प्रश्न था। हाँ, और ये जब ब्रेन मैच्योर नहीं होता है ना इस आकर्षण को हैंडल करने के लिए, तो और बड़े लड़कों में आपको पता है कि 2 साल एवरेज एज ज़्यादा होता है, थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं। तो आप समझ लो कि कोई बच्ची अगर 6th में उसको पीरियड्स आने लग गए, मतलब 10 साल की उम्र में पीरियड्स आने लग गए, तो उसके साथ जो 10 साल का लड़का है वो तो अभी भी बच्चा टाइप घूम रहा है, पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो वो किसके झांसे में आ सकती है? बड़े आदमी के, बड़े जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर फिर जनरेट हो रहा है कि जब लड़की रजस्वला होती है, बड़ी हो रही होती है, तो पेरेंट्स को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मतलब लड़कियों को बड़ा करने में क्या क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए? नहीं, अपन ये सावधानी शब्द नहीं यूज करेंगे। चलिए सावधानी हटा देते हैं, क्योंकि सावधानी तो देखिए लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। नहीं, मैं इसलिए बोला क्योंकि लड़के थोड़े से बड़े होते हैं, लड़कियों के साथ आपने कहा ना कि वो बड़े मर्दों के शिकार हो सकती हैं वो। हाँ, तो खासकर जब ये बच्चियां जो हैं ये थोड़े से कम एज में, पहली बात तो जैसे मैं आप लोगों से इतने खुल के बात कर रही हूँ, मैं संजय भैया से बात कर रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप समझे कि ये कोई बहुत ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है। वैसे मैं ना आजकल मुझे कॉलेज में और बहुत अच्छा लगता है, मैं बताऊँ, मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, ये यूथ से जुड़े रहना। और मैंने देखा है आजकल ना लड़कियां बड़ी खुल के लड़कों को बोलती है, यार मेरे को पेट में दर्द हो रहा है या मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए, प्लीज सामने से जाके। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, जनरल कॉलेज में नहीं होता है क्या? नहीं होता। मेरे ऑफिस में लड़कियां जो हैं वो छुट्टी मांगती थी तो नहीं बताती थी, वो बोलती थी कि सर छोड़िए ना, महिलाओं की समस्या है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, तो वो नहीं बताती थी और हम उनसे आई एम नॉट सपोज टू आस्क। नहीं, यही मैं कॉन्स्टेंटली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी लड़की ने आज तक छुट्टी ली होगी क्या कि मेरे को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है इसलिए मुझे छुट्टी दी जाए? अभी तो कई जगह मेंस्ट्रुअल लीव की भी बात चल रही है, हो रही है, सरकारी स्तर पर हो रही है, लेकिन कोई ऐसा एप्लीकेशन कभी आता है क्या किसी का? नहीं आता ना। तो एक टैबू तो बना हुआ है ना, उसके पीछे एक रोक तो बनी हुई है। ये चर्चा के दौरान अगर आपके मन में से थोड़ी सी भी ये टैबू कम हुई कि हम माहवारी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये टैबू ना आप अपने
बच्चों के साथ भी मत पालिए। मैं बताऊं कि नहीं, कोई लड़की अपने पिताजी को बोल सकती है हाँ, कि ये पापा exactly, आजा। मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आप सवाल समझ गए ना मेरा? मैं समझ गई। मेरे को ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, इसको हम बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सन 2002 में जब मैं शायद 34 साल उम्र रही होगी, 34 रही होगी, पता नहीं लड़कियां अपनी उम्र सही बता देती हैं। 36 इयर्स रही होंगी। 66 का बर्थ है मेरा, तो 36 इयर्स की रही होंगी। तो मेरे ट्रीटिंग डॉक्टर ने बोला कि बाप रे, तू इतना ब्लीड कर करके और इतनी अनीमिक हो जा रही है, तो तू यूट्रस निकलवा ले। और मैं ना शुरू से ही बहुत पैशनेट हूँ अपने यूट्रस या मेरे जीवनदानी के बारे में। मैंने कहा मैडम कोई और उपाय? तो मैंने हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं मतलब, तो मैंने उस समय एक देखा कि एक डिवाइस बन रही है LNG IUD, जिसका ऐसा मानना था कि ये लोकली बहुत ही बढ़िया इफेक्ट करेगी। तो ये LNG, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उस जमाने में जनवरी 2003 की बात कर रही हूँ। जनवरी 2003 जब ये LNG IUD इजीली अवेलेबल नहीं थी। क्या चीज़ वैसे मुझे नहीं मैं बाद में इसमें बता दो मेरे को, मुझे पता ही नहीं क्या है ये। नहीं, ये एक हार्मोन बेयरिंग डिवाइस है जो कि मतलब महिलाओं के लिए वरदान है। अच्छा, तो हम चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। अभी नए नए शब्द बता रही है मुझे। बिल्कुल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जाने उसके बारे में। तो मेरी पत्नी ने भी नहीं बताया इन बातों को। ये 2000 उसको नहीं पता होगा, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर ये सब बातें बताते नहीं है। उनका ज्यादा मोह ऑपरेशन करने से रहता है। अच्छा, यूट्रस का ऑपरेशन करते हैं। हाँ, तो 2003 में जिस समय LNG 2003 में पैसे की कितनी वैल्यू होगी समझिए, मतलब रुपयों की। उस समय LNG IUD मेरे को 13,000 रुपए में मिला था। अच्छा, 13,000 रुपए में मेरे को LNG IUD डला। एक LNG IUD की लाइफ होती है 5 साल। अगली बार मैंने जब खरीदा वो 8,000 में मिला। जबलपुर में पहले हम ऑर्डर करते थे तो वो बम्बई से आता था, नागपुर से आता था, और अब तो जबलपुर में बड़े फ्रीली अवेलेबल है। अब ये 3,500 में मिलती है। हाँ, तो ये कौन महिलाएं लगाती हैं? ये किस महिला जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। ठीक। अच्छा। तो मेरे को 2003 में एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मैंने बोला मैडम आप ट्राई करिए। मैडम ने बोला मैंने कभी नहीं यूज किया। मैंने कहा आप तो लगाओ, जो होगी देखी जाएगी। कितना बड़ा होता है वो? इतनी सी। तो ये मेरे को 2003 के जनवरी में LNG IUD लगा, और 2003 के मार्च में मेरे को पीरियड आना बंद हो गया। मेरे बच्चों को पीरियड्स आया ना, तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो चाहे मेरी बड़ी बेटी और चाहे मेरी छोटी बेटी, उनके दोनों के पीरियड्स को डॉक्टर साहब ने ही संभाला। अब मेरे मन में शायद एक फोबिया हो गया था, इतना ब्लीड कर करके और इतनी अनीमिक हो जाके मेरे को ना पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता था। एक मेंस्ट्रुअल ब्लड का एक बहुत टिपिकल स्मेल होता है। वो स्मेल होता है वो जो लाइनिंग, जो गुदड़ी है ना, वो शेड होने की वजह से। आप समझ रहे हो ना, वो गुदड़ी जो वहाँ से लेकर आता है। हाँ, वो जो साथ में लेके आता है, उसकी स्मेल की वजह से वो स्मेल करता है। एक्चुअली वो उसका इंट्रिंसिक स्मेल है। ठीक है, जैसे कोई डीओ का होता है उसका। मुझे ना जब वो बंद हो गया ना, तो मुझे वो स्मेल अच्छा नहीं लगने लगा। मतलब पहले जब मुझे पीरियड्स होते थे, एक 15 दिन 20 दिन ऐसे पीरियड्स होते थे, तो मुझे ना वो स्मेल से कुछ नफरत सी हो गई। मतलब नफरत सी हो गई। तो मुझे ना वो स्मेल नहीं अच्छा लगता था मेंस्ट्रुअल ब्लड का। आज भी नहीं अच्छा लगता, बाय गॉड। मतलब मेरी नाक इतनी तेज है कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएट्स को अगर पीरियड्स आए होंगे और उन्होंने फ्रेश नैपकिन नहीं लगाया होगा, थोड़ा सा पुराना, तो मेरे को समझ आ जाता है कि जा नैपकिन बदल के। तो वो एक फीलिंग है। तो वो फीलिंग की वजह से मेरे दोनों बेटियों का जो मेंस्ट्रुएशन है वो हमेशा डॉक्टर साहब ने हैंडल किया, और मेरी बेटियां मुझसे उसके बारे में कम बात करती होंगी अपने पापा से जितने बात करती हैं। हाँ, तो यही सवाल था मेरा। हाँ। कि क्या लड़कियां अपने पापा को नहीं बताती हैं अभी भी, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में, कि पापा आप सारा सामान में मेरा एक वो भी जोड़ लो, नैपकिन भी जोड़ लो। अब मेरे हिसाब से बेहतर हो गया है। बताती हैं, क्योंकि मेरे पास कई पिताजी लोग अपनी बेटियों को लेके आते हैं,
और जो लोग अपने घर में इतना दीवार खड़ी करके रखे हैं, भाई ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और आप समझ गए होंगे पूर्व के जो हमारे चर्चाएं हुई उनसे कि ये ईश्वर की एक बहुत कमाल की खूबसूरत और कमाल की परिकल्पना है। तो इस कमाल की परिकल्पना में बेटी और पिताजी को अलग मत करिए, जोड़ के रखिए कि ये बेटी और ये पिताजी का जो बंधन होगा ना, उस बंधन को कोई कभी नहीं तोड़ सकता। ससुराल वाले 10 ठोकले उस बेटी पे, पर जिस बेटी ने अपने पिताजी के साथ ये बंधन बनाया, वो बेटी अपने माँ बाप के लिए हमेशा खड़ी रही। और वो डिस्कस कर सकती है, खुल सकती है, ओपन हो सकती है। और इस पे समाज और में ये बेटियां ना अपनी सभी समस्याएं अपने गार्जियंस को बताने के लिए एक तरीके से ट्रेंड हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेफ्टी वाली बात हमें होने की थी कि जो लड़कियां छुपाती हैं, हाँ। जिनके घर में होता है कि नहीं किसी को बताना मत, ये मत बोलना, भैया के सामने मत जाना, पापा के सामने, तो वो ये भी नहीं बताएगी किसी आदमी ने उसको गलत तरीके से छुआ, गलत तरीके से देखा, गलत बात करी। ये खुलापन, हम खुले कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुले मानसिकता, खुले दिमाग की बात कर रहे हैं। संजय का और मेरा जो एक संयुक्त प्रयास है, ये प्रयास एक उस दिशा में भी कदम है कि आप सब सारे लोग, घर के भाई, पिताजी, बेटी, माँ, नाना, नानी, सब बैठ के ये एपिसोड्स एक साथ देखेंगे और चर्चा करें इस पर, और चर्चा करेंगे और अपनी बेटियों को समझाएं और आपके दिमाग में जो सवाल आएगा वो हम तक पहुंचाएं, हम उसका बिल्कुल। और माँ के लिए ज़्यादा बड़ा रोल रहेगा कि माँ जब बेटी जवान हो रही हो या बड़ी हो रही हो, उससे बात करें, उससे बोलिए कि तुम्हारे अंदर अब चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारे को तुमसे बड़े लड़के गलत तरीके से मतलब तुम्हें वो कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर वो बड़ी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन जब वो छोटी बच्ची है तो एक्सप्लॉइट हो सकती है, कर सकते हैं। जब ये अवेयरनेस आएगा तो वह स्वयं ही आपको कम्युनिकेट करने लगेगी, एंड जब ये एक दूसरे में आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा ना, बेटी पापा, मम्मी पापा, मम्मी भैया, बहन भाई, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें, और उसमें बिलोंगिंगनेस भी आएगा, एक दूसरे के प्रति केयर करने की भावना आएगी। और खुल करके फिर इसको ये समझना है कि शरीर विज्ञान है। जैसे कि लड़की कह सकती है कि मेरे पेट में, सर में दर्द हो रहा है, तो क्यों नहीं बता सकती कि उसे दूसरी क्या समस्या है। हमारी बातचीत और भी जारी रहेगी, इस बारे में हम फिर बात करेंगे और बहुत लंबी बातचीत करेंगे। ये पूरी बातचीत जो है सो हम लोग लड़कियों के संदर्भ में भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर गीता ने कहा है कि लड़कों पर भी हम बातचीत करेंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, लड़कियों का जो एपिसोड होगा, नया एपिसोड, और दुनिया की आधी आबादी जो है उस पर बातचीत रहेगी, एक डॉक्टर के साथ, एक पत्रकार की, एक बहन के साथ, एक भाई की। फिलहाल लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।